मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। जिस दिन से इस लड़की को पैदा किया है, खुद तो अभागी है ही, साथ ही अपनी छोटी बहन का भाग्य खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इसने। अपनी सगी माँ के मुंह से खुद के लिए ऐसा सुनकर सलोनी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। सलोनी इस कहानी की नायिका है, जो अपने घर की बड़ी बेटी है और पढ़ाई लिखाई के साथ ही बहुत ही ज़्यादा गुणी, संस्कारी और धार्मिक लड़की थी। सलोनी के घर में उसके माँ पापा और एक छोटी बहन थी, जिसका नाम गौरी था, क्योंकि उसका रंग दूध जैसा गोरा था। कभी कभी एक ही माँ बाप की संतान से दो अलग अलग रंग और गुणों के बच्चे पैदा होते हैं, पर लोग गुण को छोड़कर उनमें रंग को ही लेकर भेदभाव करने लगते हैं। सलोनी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसकी शादी की भी अब उम्र निकलती जा रही थी। घर वालों से ताना ना सुनने को मिली, इसलिए उसने पास ही के स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे वो अपने खर्चों के लिए अपने माँ बाप पर बोझ ना बने। वही गौरी अब अपना ग्रेजुएशन पूरा करने वाली थी, पर वो इतनी गोरी और सुंदर थी कि आए दिन उसके लिए रिश्ते आते ही रहते थे। पर हर बार उसका रिश्ता इस वजह से नहीं हो पाता था कि पहले सलोनी बड़ी थी तो उसकी शादी होनी चाहिए, उसके बाद गौरी की। सलोनी के लिए भी उसके माँ बाप 3 साल से रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर हर बार या तो सलोनी के रंग की वजह से रिश्ता टूट जाता या फिर खूब दहेज की वजह से। और इस बात से अब सलोनी की माँ, जिनका नाम रेणुका था, वो इस बात से सलोनी से चिढ़ जाया करती थी। रंग में अंतर होने की वजह से रेणुका जी के दोनों बेटियों के प्रेम में भी अंतर था। वह सलोनी को कम और गौरी को ज़्यादा महत्व देती थी, क्योंकि वो जब कभी भी बाहर जाती तो सलोनी और गौरी को साथ ले जाती। पर जब सलोनी को छोड़कर गौरी की बड़ाई करते, जिससे धीरे धीरे रेणुका ने अपने साथ सलोनी को ले जाना बंद कर दिया और सिर्फ गौरी उनकी बेटी बनकर रह गई। सलोनी के पिता ने कभी भी दोनों बेटियों के बीच कोई फर्क नहीं किया, बल्कि वह अपनी पत्नी रेणुका के इस भेदभाव को देखकर सलोनी को ही ज़्यादा प्रेम करते थे। वह अपने हिस्से के साथ साथ रेणुका के हिस्से का भी प्यार सलोनी को देने की कोशिश करते थे। माँ के प्यार में अंतर होने का परिणाम ये हुआ कि सलोनी की छोटी बहन गौरी भी अब सलोनी से नफरत करने लगी थी, और उम्र में छोटी होने के बावजूद भी अब सलोनी को हर बात पर ताना ही मारती रहती थी, जबकि वो सिर्फ रंग रूप में ही सलोनी से आगे थी, बाकी हर काम में पीछे। ना वो पढ़ाई लिखाई करती, ना उसे घर का कोई काम आता, ना ही वो संस्कारी और धार्मिक थी। हर वक्त वो बस खुद की ही साज सज्जा में लगी रहती थी, और रेणुका भी हमेशा गौरी की ही गलती पर सलोनी को डांटती थी। उसे लगता था कि कहीं सलोनी की वजह से गौरी का भविष्य भी काला ना हो जाए, इसलिए वो सलोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हर वक्त उसे चिढ़ती रहती थी, और खरी खोटी सुनाने में तो वो कभी कोई कसर ही नहीं छोड़ती थी। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसकी वजह से रेणुका के सिर से पानी ऊपर जा चुका था, और आज वो सलोनी को घर से निकाल ही देना चाहती थी। आज फिर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के लड़के का रिश्ता गौरी के लिए आया था। लड़का गौरी की सुंदरता से इतना प्रभावित हो गया था कि दहेज लेने की जगह वो गौरी की शादी का खर्चा भी खुद उठाने को तैयार था। पर उसी वक्त अचानक से सलोनी स्कूल से घर लौट रही थी, और उसे गौरी के इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो अचानक ही लड़के वालों के सामने आ गई, और उन्होंने सलोनी को देखकर पूछा कि ये कौन है। तब रेणुका कुछ बोल पाती कि उसके पहले ही सलोनी के पिता ने बोल दिया कि ये मेरी बड़ी बेटी सलोनी है। और तभी लड़की की माँ ने रेणुका को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा सुनाया कि आपने कहा था कि आपकी सिर्फ एक ही बेटी है गौरी, फिर ये क्या सौतेली बेटी है आपकी। तब रेणुका ने कहा कि नहीं, ये मेरी सगी बेटी है। तब लड़की की माँ को और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि कोई सगी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है। उन्होंने जब रेणुका और गौरी पर झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया, तो रेणुका ने आखिर में उन्हें सच बता ही दिया कि उन्होंने सलोनी के बारे में उन लोगों से इसलिए नहीं बताया क्योंकि सलोनी का रंग सांवला है, और इस वजह से कहीं गौरी का रिश्ता ना टूट जाए। और इस जवाब को सुनकर खुद लड़के ने ही इस रिश्ते के लिए ना बोल दिया, क्योंकि उनकी नज़रों में रंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। पर जिस घर में वो रिश्ता करने जा रहे हैं, या जिस घर की लड़की को वो अपनी बहू बनाने जा रहे हैं, अगर उनकी सोच ही इतनी घटिया है तो वो लोग ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। और उन्होंने इस रिश्ते के लिए ना बोल दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब रेणुका और गौरी ने
इस रिश्ते के टूट जाने का कारण सलोनी को मान लिया, जबकि ये रिश्ता खुद रेणुका और गौरी की गंदी सोच और गिरी हुई हरकत की वजह से टूटा था। सलोनी के घर का झगड़ा अब 4 दीवारी से बाहर जा चुका था और आसपास के लोग अब उनकी बातें सुनने लगे थे। सलोनी के पिताजी बार बार रेणुका को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी घटिया सोच और नीच हरकत की वजह से हुआ है। इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है, भगवान के लिए उसको कोसना बंद करो। पर रेणुका थी कि कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी और कोने में बैठी गौरी भी बस जोर जोर से रोए जा रही थी और किचन में बैठी सलोनी यह सब कुछ सुनकर खुद को कोस रही थी कि भगवान ने उसे पैदा ही क्यों किया, जब उसके पैदा होने से उसके घर वालों को ही दुख मिल रहा है, उसके माँ बाप के बीच झगड़ा हो रहा है, तो ऐसा जीवन उसके लिए मृत्यु के समान था। सलोनी के माँ पापा का झगड़ा बहुत देर तक चलता रहा और आसपास के लोगों के लिए मुफ्त का तमाशा चल रहा था। फिर उस भीड़ में एक अधेड़ औरत रेणुका के पास आई और अंदर से उसके घर के दरवाजे को बंद कर लिया। वो औरत मोहल्ले में ही रहती थी और सलोनी के पापा और माँ उनको अपनी बड़ी बहन के समान मानते थे। वो दोनों ही उनकी बड़ी इज्जत करते थे और हर बड़े फैसले से पहले उनका मार्गदर्शन जरूर लेते थे। उन्होंने रेणुका को बहुत समझाया कि इस तरह घर की बातों को सरेआम सुनाना अच्छा नहीं होता है। तो खुद इस घर की मान मर्यादा है और तेरी दोनों बेटियां इस घर की इज्जत है और कोई अपने घर की इज्जत का ऐसे थोड़ी ना तमाशा बनाता है। और जो हो गया सो हो गया, अब तेरे रोने गाने से थोड़ी ना वो लड़के वाले वापस आकर गौरी का हाथ मांग लेंगे। और वैसे तू मुझे बता, ये तूने क्यों किया था? अगर तूने अपनी छोटी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा था, उन्हें घर पर बुलाया था, तो ये बात तूने सलोनी को क्यों नहीं बताई? और अगर तूने उसे बता दिया होता तो वो सामने आती ही नहीं और बात इतनी बिगड़ती ही नहीं। और तू क्यों सलोनी को इतना कोस रही है? एक दिन उसके लिए भी अच्छा रिश्ता आएगा, वो भी बहुत अच्छे लड़के का। तो अब तू बता कि तूने ये बात सलोनी को क्यों नहीं बताई? इसका जवाब रेणुका दे पाती कि बीच में गौरी सलोनी को लेकर चिल्ला पड़ी, अरे ये अपशगुन है मेरे लिए, इसके रंग की तरह इसकी नज़र भी काली है मेरे लिए। हर बार इसकी वजह से मेरा रिश्ता होते होते टूट जाता है। खुद तो घर पर बोझ है ही, साथ ही मेरी ज़िंदगी पर भी। और हाँ बुआ जी, आप जो कह रही है ना कि एक दिन सलोनी के लिए भी अच्छा रिश्ता आएगा, तो कोई अंधा ही होगा जो इससे शादी करेगा। जिसे इसका रंग रूप दिखाई नहीं देगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वह अधेड़ उम्र की औरत ने गौरी को एक थप्पड़ जोर का लगाया और कहा कि तुझे पता भी है कि तू जिसके बारे में बोल रही है वो तेरी बड़ी बहन है। ये रिश्ता याद है कि बढ़ती उम्र के साथ भूल गई है? जब तू पैदा हुई थी ना, तो ये तेरी माँ अपने पैर का ऑपरेशन करवाकर हॉस्पिटल में महीनों एडमिट रही है। तब ये अभागी और काली लड़की, जो कि तेरी सिर्फ बड़ी बहन ही नहीं बल्कि एक माँ की तरह तुझे पाला है। तेरी माँ से ज़्यादा सलोनी का हक है तुझ पर। वो तो इसका बड़प्पन है जो वो तेरी गलतियों को चुपचाप सुन लेती है, वरना तुझे तो सुबह शाम के खाने में एक थप्पड़ भी परोसना चाहिए, तब जाकर तेरी अकल खुलेगी। और ये जो शादी का रोना लेकर बैठी है, तो ये जो तेरी हरकत है ना, अगले ही दिन ससुराल से धक्के मारकर निकाल दी जाएगी। फिर मत कहना कि तेरे इस घर में तुझे किसी ने समझाया नहीं था। गौरी अपने लिए ये सब सुनकर गुस्सा तो बहुत हुई, पर वो जानती थी कि माँ पापा इनको कुछ भी नहीं कहेंगे। उल्टा अगर मैंने कुछ कह दिया इनको, तो माँ भी मुझ पर गुस्सा हो जाएगी और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। रेणुका ने कहा कि जी मान ली आपकी बात की, सलोनी का इसमें कोई कसूर नहीं है। पर ये बताओ आप कि कब तक हम बूढ़े माँ बाप इन जवान लड़कियों का बोझ लेकर जिएंगे? सलोनी से तो कोई शादी करना ही नहीं चाहता है, और अगर हम हाथ पैर जोड़कर किसी से शादी की भीख मांगे तो वो हमारी औकात से ज़्यादा दहेज मांग लेता है। अरे हम ढंग से खा नहीं सकते, हम लाखों का दहेज कहाँ से देंगे? गौरी के लिए तो उल्टा दहेज मिल रहा है, पर इस सलोनी के चलते उसकी भी शादी नहीं हो पा रही है। काश मेरी एक ही बेटी होती गौरी, तो जीवन कितना अच्छा होता। तभी सलोनी के पापा ने रेणुका पर हाथ उठाया ही था कि उस अधेड़ औरत ने उन्हें रोक लिया। ये तू क्या कर रहा है? तू भी इसी की तरह पागल हो गया है क्या? अरे ये तो अपने 9 महीने की ममता भूल बैठी है, पर तू तो समझदार है, थोड़ा दिमाग से काम ले। और सुन रेणुका, आज के बाद तू भी इतना जान ले कि हर लड़की अपनी किस्मत लेकर आती है और किसी भी लड़की को
भगवान घर पर नहीं बैठे रहने देता। अभी सलोनी बिटिया का सही वक्त नहीं आया है, पर तू देखना उसकी शादी गौरी से भी अच्छे परिवार में होगी और वो लड़का सलोनी के साथ साथ उसके सांवले रंग से भी बहुत प्यार करेगा। तब तुझे अपनी कही बात पर पछतावा होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। इधर सलोनी के पिताजी रेणुका की इस हरकत से नाराज होकर अपने कमरे में चले जाते हैं और रेणुका को कुछ समझ नहीं आता है तो वो घर के पास वाले मंदिर में चली जाती है। इधर किचन में बैठी सलोनी अपने लिए इतना कड़वा सुनकर बहुत ही दुखी होती है। वो पास रखे दर्पण पर अपना चेहरा देखती है, फिर अपनी बुआ जो अधेड़ औरत थी उसकी बातों को सोचती है कि क्या कोई मुझे मेरे इस रंग के साथ अपनाएगा, क्या उसे मैं सुंदर लगूंगी, क्या उसे मेरे सांवले होने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या कभी मेरी भी डोली उठेगी, क्या कभी मेरे आंगन में मेरे नाम की बारात आएगी, क्या कभी मैं भी दुल्हन बनूंगी। तभी उसे अचानक से अपनी छोटी बहन गौरी की बात याद आ जाती है कि कोई अंधा ही होगा जो इससे शादी करेगा। फिर बहते आंसुओं में सलोनी के सारे सवालों के जवाब भी बह जाते हैं। रेणुका मंदिर में पहुंचकर भगवान से अपने दुखों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने लगी। उनके आगे बैठकर आंसुओं के झरने बहाने लगी। तभी पंडित जी आए और रेणुका से उसके दुखों का कारण पूछा। रेणुका ने उदास मन से पंडित जी को अपनी सारी व्यथा सुनाई। पंडित जी ने उसे प्रसाद दिया और अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि चिंता मत कर बेटी, जिस भगवान ने मुसीबत में डाला है वही तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेंगी भी, उन पर बस भरोसा रख। इतना कहकर पंडित जी अपनी पूजा में लग गए। उधर मन का बोझ हल्का करके रेणुका भी अपने घर के लिए जाने लगी। तभी उसे एक औरत ने आवाज़ दी, अरे बहन सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रेणुका ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती और मैंने आपको इस मंदिर में भी पहली बार देखा है, तो आप मुझे कैसे जानती है। उस औरत ने रेणुका से कहा कि मैं मालिनी हूँ, मैं भी यहीं पास में ही रहती हूँ, पर मंदिर रोज़ रोज़ तो नहीं, पर कभी कभी ज़रूर आती हूँ। रेणुका ने दुखी मन से ही झूठी मुस्कान देकर उससे कहा कि अच्छा, पर आपको मेरे से क्या काम है। मालिनी ने कहा कि मैंने अभी अभी सुना, आप पंडित जी से बता रही थी कि आपकी 2 लड़कियां हैं, जिसमें आपकी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही है और इसी वजह से आपकी छोटी बेटी को भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रेणुका ने कहा कि जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, पर क्या कर सकती हूँ, मैं भी हूँ तो इंसान, अब भगवान तो हूँ नहीं जो अपनी हर समस्याओं का समाधान कर सकूँ। तब मालिनी ने कहा कि जी, आप कह तो ठीक रही है कि आप भगवान नहीं है, पर भगवान किसी न किसी को हर किसी की समस्या का समाधान करने के लिए किसी न किसी इंसान को भेज ही देते हैं, और आपकी ज़िंदगी में वो इंसान मैं हूँ, रेणुका जी। रेणुका ने आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखा और कहा कि आप, पर आप कैसे, और आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं, जबकि मैं आपको जानती भी नहीं ठीक से। मालिनी ने कहा कि हाँ रेणुका जी, मैं आपकी समस्या जो कि आपकी बड़ी बेटी से आपको है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती हूँ। उसके बाद आप अपनी छोटी बेटी की शादी जैसे चाहे वैसे करवा सकती है। इतना सुनते तो रेणुका जैसे खुशी से झूम उठी। उसने कहा कि क्या ये सच है, क्या आप सच बोल रही है, क्या ऐसा हो सकता है। मालिनी ने कहा कि ज़रूर ऐसा हो सकता है, पर रेणुका ने आश्चर्य से कहा कि पर क्या। मालिनी ने कहा कि पर आपको अपनी बेटी की शादी एक अपाहिज लड़के से करनी होगी। इतना सुनते ही रेणुका का मन कांप गया और वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। मालिनी ने कहा कि क्या हुआ रेणुका जी, आप इतनी खामोश क्यों हो गई। रेणुका ने कहा कि बहन जी माफ़ करना, मैं ही अपने लालच में थोड़ा बह गई थी, पर मैं अपनी बेटी की शादी किसी अपाहिज से नहीं करवाऊंगी। माना कि वो मेरे दुखों की वजह है, पर मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसका जीवन अपनी हाथों नरक नहीं बना सकती। मुझे माफ़ कीजिए और मुझे अब जाने दीजिए। और फिर रेणुका वहाँ से जाने लगती है कि तभी मालिनी उसके रास्ते के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि रेणुका जी रुकिए, मैं जानती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो किसी भी माँ के लिए आसान नहीं है, पर आप मेरी सिर्फ एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी, आपका फैसला। मैं फिर कभी आपके रास्ते में दोबारा नहीं आऊँगी। रेणुका ने मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं आपको 10 मिनट का वक्त देती हूँ, जो बोलना है जल्दी बोलिए, फिर मुझे घर भी जाना है। मालिनी ने कहा कि मैं भी कुछ कहने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ
क्या आप मेरे साथ चलेंगी? रेणुका ने कहा कि आपको जो कहना है यही कहो, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मालिनी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी सिर्फ कही बातों पर नहीं बल्कि खुद अपनी आंखों से चलकर सच देखिए, जिससे आपको फैसला लेने में आसानी हो। फिर रेणुका ने भी थोड़ा सोचने के बाद उसके साथ जाने का मन बना ही लिया। कुछ दूर जाने के बाद मालिनी रेणुका को एक बंगले के बाहर ले जाकर खड़ा कर दी। रेणुका ने कहा कि ये आप मुझे कहाँ ले आई है? ये तो आलीशान बंगला है। मालिनी ने कहा कि अभी तो क्या रेणुका जी, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो अंदर चलिए, आपको सब धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर रेणुका और मालिनी उस बंगले के अंदर गई जहाँ लाखों के सामान और वस्तुओं से पूरा घर रोशन हो रहा था। इतना देखते ही रेणुका की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गई। मालिनी ने फिर एक नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा और वो नौकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक 40-45 साल का आदमी वहाँ पर आया जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। उसे देखकर रेणुका को लगा कि शायद ये लड़के के पिता है और ये भी अपाहिज है। मालिनी ने उस आदमी को गले लगाया और कहा कि मैं आपको किसी से मिलवाने लाई हूँ। फिर मालिनी ने रेणुका की तरफ देखा और सोफे में बैठने का इशारा किया। रेणुका ने उस आदमी को देखकर नमस्ते किया। फिर मालिनी के कान में धीरे से पूछा कि ये कौन है? मालिनी ने कहा रुको, सब पता चल जाएगा। फिर मालिनी और वो आदमी मिलकर उस आदमी की प्रॉपर्टी के बारे में बातें करने लगी कि इस घर में कितने नौकर चाकर है, उसकी कितनी कमाई है, वगैरह वगैरह। जैसे जैसे ये दोनों धन दौलत की बातें करते, रेणुका का लालच और भी ज़्यादा बढ़ जाता। एक पल को तो उसके भी मन में ख्याल आया कि शालिनी की जगह गौरी की ही शादी कर दूं, यहाँ मेरी बेटी ऐश में रहेगी और फिर पति के अपाहिज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, सारा धन दौलत तो मेरी बेटी का ही होगा। पर वो जानती थी कि गौरी शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। फिर थोड़ी देर में मालिनी ने कहा कि रेणुका जी, तो बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है क्या? रेणुका ने कहा कि एक बार वो बस लड़के को देख लेती तो उसके बाद वो कुछ कह सकती है। और तभी मालिनी ने कहा कि अरे इतनी देर से लड़का आपके सामने है और आप लड़के को देखने की बात कर रही है। रेणुका एकदम आश्चर्य और गुस्से में उठी और उसने कहा कि ये लड़का नहीं, ये तो आदमी है जो 45-50 साल से कम नहीं होगा। ये तो मेरी बेटी के बाप की उम्र का है और आप चाहती है कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे करवा दूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और रेणुका गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। रेणुका के बाहर जाते ही मालिनी उसके पीछे पीछे बाहर भागकर आई और रेणुका को आवाज़ लगाने लगी, पर रेणुका ने उसकी एक बात ना सुनी और वहां से जल्दी जल्दी ही अपने कदम बढ़ाने लगी। पर मालिनी ने दौड़कर रेणुका का हाथ पकड़कर रोक ही लिया। रेणुका ने कहा कि अरे तुम क्या पागल हो गई हो, छोड़ो मेरा रास्ता। तुम्हें जो कहना है करना था तुमने कर लिया, अब मुझे जाने दो। मालिनी ने कहा कि 1 मिनट रेणुका जी, आप मेरी बात अभी तक नहीं सुनी है। मैं तो बस आपको यहाँ लेकर आई थी कि जो कुछ भी मैं कहूँ उस पर आप आंख बंद करके भरोसा ना करें, बल्कि खुद अपनी आंखों से चलकर देखें। रेणुका ने कहा कि हाँ, मैंने सब देखा, यहाँ की धन दौलत भी और उस आदमी को भी। और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि कोई सगी माँ अपनी बेटी की शादी एक आदमी से करवाएगी? और तुमको इतनी पड़ी है तो तुम ही अपनी बेटी की शादी इससे करवा दो और मेरा पीछा छोड़ो। मालिनी ने कहा कि करवा देती अगर ये मेरा देवर ना होता। रेणुका ने कहा तो ये बात है, अब मुझे सब समझ में आ गया कि तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तुमने पहले तो मेरी और पंडित जी की बात चोरी चोरी सुनी, फिर तुमने अपने देवर, जो कि सिर्फ पैरों से ही नहीं उम्र में भी हद से ज़्यादा बड़ा है, उसको मेरी बेटी के गले में बांधने का षड्यंत्र रचा। मालिनी ने कहा कि हाँ, सोचा मैंने ऐसा, तो क्या गलत किया मैंने? आप भी तो अपनी बड़ी बेटी की शादी को लेकर परेशान है, उसमें भी तो कमी है कि वो सांवली है। और फिर भी आप ये बात अच्छे से जानती है कि कोई लड़की कितनी भी चरित्रवान या गुणी क्यों ना हो, पर शादी उसकी सुंदरता देखकर ही होती है। और आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि आप अपनी उस सांवली बेटी को भर भर कर दहेज देकर विदा कर सके। और क्या कमी है इस रिश्ते में? मेरे देवर की इतनी धन दौलत है जितनी कि आप और आपकी सातों पुश्तों ने भी नहीं देखी होगी और ना कभी देख पाएगी। और वो भी इस बड़े बंगले का अकेला मालिक है। और कल को कुछ हो गया या वो मर गया तो ये सब किसके नाम होगा? उसकी पत्नी के, मतलब कि आपकी बेटी के।
एक तो बिना दान दहेज के शादी, ऊपर से करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हो जाएगी आपकी वो काली कलूटी लड़की, जिसे आप अपनी तसल्ली के लिए सांवले होने का ढोंग करती है। अरे इससे अच्छी किस्मत तो हो ही नहीं सकती उसकी। एक झोपड़ी से उठकर महलों में राज करेगी। और एक बात, मेरे देवर को रिश्ते की कमी नहीं है, भले वो 50 का है, क्योंकि उसके पास दौलत बहुत है। पर हाँ, हम ऐसी लड़की चाहते हैं जो कि उसकी देखभाल करने वाली हो। तो अब आप कहिए, आपका क्या फैसला है? रेणुका ने मालिनी की बात को बहुत ही ध्यान से सुना और वह अपने आप में ही सोचने लगी। एक तरफ रेणुका की माँ की ममता थी, जो बार बार ये कह रही थी उसे कि चाहे कितनी धन दौलत क्यों ना हो, पर उसे अपनी बेटी की ज़िंदगी का सौदा नहीं करना चाहिए। पर शायद रेणुका में माँ की ममता से ज़्यादा धन दौलत का लालच बड़ा था। इसलिए उसने सोचा कि अगर सलोनी की शादी के बाद उसके पति की यह हालत हो जाती तो क्या सलोनी उसे छोड़ देती? नहीं ना। और फिर सलोनी इस घर में शादी करेगी तो मेरी गोरी के भी भाग्य खुल जाएंगे और उसकी शादी में होने वाला खर्चा सब सलोनी उठा लेगी। उसने मालिनी से कहा कि बहन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी ममता में अंधी हो गई थी और अपनी बेटी के सुखद भविष्य को नहीं पहचान पा रही थी। मुझे इस रिश्ते से कोई तकलीफ नहीं है, पर एक समस्या है अभी भी। मालिनी ने कहा कि क्या समस्या है? रेणुका ने कहा, मेरे पति। सबसे बड़ी समस्या तो वही है। वो सलोनी से बहुत प्यार करते हैं और वो उसकी शादी कभी भी अपनी उम्र के आदमी से नहीं होने देंगे। मालिनी ने कहा कि आप चिंता मत करिए। पहले आप भी तो नहीं मान रही थी, पर सच अपनी आंखों से देखकर आपने भी तो अपना फैसला बदल लिया ना। वो भी इसी बात को समझ पाएंगे। रेणुका ने कहा कि नहीं, वो बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है। मेरे पति वो नहीं देख पाएंगे जो मैं अपनी बेटी के लिए देख रही हूँ, एक सुखद भविष्य। और मालिनी जी, उनके रहते सलोनी की शादी होना नामुमकिन है। तो मालिनी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो उनके बिना हम सलोनी की शादी करवा देंगे। रेणुका ने कहा कि क्या? पर बिना बाप के बेटी की शादी, ऐसा कैसे हो सकता है? और मेरे पति को जब ये बात पता चलेगी तो वो इस शादी को कभी नहीं मानेंगे। मालिनी ने कहा कि अरे रेणुका जी, अब हर चीज़ आपके मन की नहीं हो सकती है। आपको अपनी बेटी की शादी भी करनी है, फिर इस शादी में बाप भी चाहिए, फिर इस शादी के हो जाने के बाद की चिंता। आप ये सब इतना मत सोचिए, मैं हूँ ना। और वैसे भी हम ये शादी बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, एक मंदिर में, जो आपके घर से दूर होगी, जिससे आपके आसपास के लोग, आपके पति तक ये खबर नहीं पहुँच पाएगी। और बात रही आपके पति की, तो उनका भी इलाज है मेरे पास। बस आप इस रिश्ते के लिए अपना फैसला बताइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। रेणुका ने कहा कि मैं तो इस शादी के लिए पूरी तरह से मान चुकी हूँ, पर मैंने जो अभी अंदर किया उसके बाद आपके देवर मेरी बेटी से शादी करेंगे। मालिनी ने कहा कि उसकी चिंता आप मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। बस कल हम चलकर पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं शादी का। और हाँ, आप भी जब घर जाकर अपनी बेटी सलोनी से बात कर लीजिए कि उसको इस शादी से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। रेणुका ने कहा कि अरे, उसकी चिंता आप मत करिए, वो वही करेगी जैसा मैं उसे करने को कहूँगी। बस आप जल्दी से लगन लेके हमारे घर में पधारिए। और फिर अपनी खुशी में झूमते हुए रेणुका जी अपने घर की तरफ चली गई। रेणुका पूरे रास्ते बस यही सोचते हुए आती है कि मैंने तो सलोनी को कह दिया है कि सलोनी को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर उसने मना कर दिया तो इस शादी से, या फिर उसने खुद से बात अपने पिता को बता दी तो नहीं नहीं, इतना अच्छा रिश्ता मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। मुझे कुछ भी करके इस रिश्ते के लिए सलोनी को मनाना ही होगा, और साथ में कुछ ऐसा करना होगा कि सलोनी ये बात अपने पिता को ना बताए, नहीं तो मेरी गौरी का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। रेणुका जानती थी कि आज घर का माहौल सुबह से ही ठीक नहीं था और उसका मन बहुत उदास था, साथ ही बहुत परेशान भी थी। रेणुका को मंदिर से घर आते आते रात हो गई थी, इसलिए वो घर आते ही सीधे अपने कमरे में चली गई। सलोनी हर बार सबको एक करने की कोशिश करती थी और रात के खाने का वक्त भी हो चुका था। डाइनिंग टेबल पर गौरी, सलोनी के पिता और सलोनी खाने के लिए आ चुके थे, पर सलोनी की माँ रेणुका जी अभी तक नहीं आई थी। पर इस बात से ना तो गौरी को कोई फर्क पड़ रहा था और सलोनी के पिता तो वैसे भी रेणुका की हरकत को लेकर बहुत परेशान रहते थे, इसलिए वो जितना ही अपनी पत्नी से दूर रहते थे उतना ही सुकून में रहते थे। तो उनको भी रेणुका के ना आने से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
पर सलोनी को ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ उसकी वजह से भूखी है, इसलिए उसने खाना नहीं खाया और खाने की प्लेट को लेकर अपनी माँ के कमरे में चली गई। रेणुका अच्छे से जानती थी कि सलोनी कभी भी उन्हें दुख में नहीं देख सकती थी और इसलिए उसने खाना ना खाने का ढोंग किया, जिससे सलोनी खुद उनके पास आए और वो सलोनी को इमोशनल ब्लैकमेल कर सके। और बेचारी सलोनी, वो क्या जाने, उसने तो सिर्फ सौतेली माँ के बारे में ही चाल चलते हुए सुना था कि वो ऐसा करती है। खुद सगी माँ भी अपनी ही कोख में जन्मी 2 औलादों में भेदभाव करेगी, वो कहाँ जानती थी। इसलिए वो रेणुका को मनाने उनके पास गई और फिर दूर खड़े होकर ही उसने कहा कि माँ आप ठीक तो है, आप खाना खाने भी नीचे नहीं आई, इतनी नाराज़ है क्या मुझसे। रेणुका ने सलोनी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सलोनी ने कहा कि आप माँ चाहे तो मुझे मार ले, जितना भला बुरा सुनाना है सुना ले, पर आप मुझसे मुंह मत फेरिए। मैं कितनी अभागी हूँ माँ, जो अपने ही माँ बाप के दुखों का कारण बनी हुई हूँ। मुझसे तो कोई शादी भी नहीं करना चाहता है कि मैं उसके साथ इस घर से दूर हो जाऊँ और आपके जीवन से मेरा काला साया हटे। माँ आप परेशान मत हो, आप जहाँ चाहे गौरी की शादी कर दीजिए, मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ और फिर जब मैं ही नहीं रहूँगी तो मेरा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, तब आपको गौरी की शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस माँ अभी आप खाना खा लीजिए, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दीजिए। रेणुका ने कहा कि तू सच में चाहती है कि गौरी की शादी धूमधाम और अच्छे परिवार में हो जाए, या फिर तेरी वजह से जो मेरे और मेरे पति के बीच में दूरियां आई है वो ख़त्म हो जाए और मैं तुझे दिल से गले लगा लूँ। इतना सुनकर सलोनी अपनी माँ के पैरों के पास बैठकर रोने लगी और उसने खुशी से कहा, हाँ माँ मैं यही चाहती हूँ। रेणुका ने कहा कि एक रास्ता है, अगर तू मान जाए तो ऐसा हो सकता है जैसा मैं बोल रही हूँ। सलोनी ने कहा कि क्या है वो रास्ता माँ, आप मुझे बताओ, मैं उस रास्ते में चलने को तैयार हूँ। रेणुका ने कहा कि वो रास्ता कठिन बहुत है। सलोनी ने कहा कि जो रास्ता मेरे माँ बाप और बहन की खुशी तक जाता है वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उस पर चलने को तैयार हूँ। रेणुका ने कहा वचन देगी तू मुझे। सलोनी ने कहा हाँ माँ मैं वचन देती हूँ। रेणुका ने कहा सोच ले सलोनी, अगर तूने वचन दे दिया तो तुझे फिर हर हाल में वही काम करना होगा। सलोनी ने कहा कि हाँ माँ आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, आप बस वो काम बताइए। रेणुका ने कहा कि ठीक है, पर तुझे मेरी कसम खानी होगी कि तू इस बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताएगी। सलोनी अपनी माँ की बात को सुनकर थोड़ा डर गई कि ऐसा भी क्या है जो मुझे अपने पिता से छुपाना पड़ेगा। रेणुका ने कहा कि क्या हुआ, तुम तो अभी से ही चुप हो गई, अभी तो बहुत उछल उछल कर बोल रही थी कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, फिर अब क्या हुआ। सलोनी ने अपने मन में उठे सवालों को तुरंत ही विराम लगाया और अपनी माँ को कहा कि मैं आपकी कसम खाती हूँ माँ, मैं पापा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। रेणुका का मकसद वादा पूरा हो चुका था, बस अब सलोनी शादी के लिए हाँ बोल देती तो फिर रेणुका जो चाहती थी उसे पूरा होने में कोई नहीं रोक सकता था। रेणुका ने कहा कि आज जब मैं शाम को मंदिर गई थी तो बड़ी ही नेक औरत मुझे मिली थी जिसने तेरे लिए एक बहुत ही पैसे वाले लड़के का रिश्ता बताया, और तू यकीन नहीं करेगी सलोनी, जब मैं उस घर में पहुंची तो वो घर नहीं बंगला था, बंगला जैसे फिल्मों में देखते हैं वैसे, और उस लड़के की करोड़ों की संपत्ति है, वो भी अकेला है, मतलब कि उसके सारे पैसे तेरे ही हो गए। तो इस घर में बहुत कष्ट से रही है मेरी बच्ची, अगर तू उस लड़के से शादी कर लेगी तो तू महलों की रानी बन जाएगी। सलोनी ने कहा कि जब इतना ही अच्छा रिश्ता है माँ, तो आप गौरी की शादी क्यों नहीं करवा देती है। मेरे राज करने से ज़्यादा उसका जीवन भर सुखी रहना ज़रूरी है। रेणुका को सलोनी की ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने मन में सोचा कि मेरी अकल क्या घास चरने गई है जो अपनी बेटी को अपाइज के गले बांधूंगी, जिससे वो हर समय बस उस आदमी की नौकरानी बनकर रह जाए। रेणुका ने झूठी मुस्कान का दिखावा करते हुए कहा कि मैंने भी यही सोचा था सलोनी, पर तू बड़ी है ना, इसलिए पहले तो तेरी शादी होगी, उसके बाद गौरी की। सलोनी ने कहा हाँ माँ आप ठीक कह रही है, गौरी के ज़्यादातर रिश्ते इसलिए टूटे कि वो मुझसे छोटी थी, और जब तक बड़ी की शादी ना हो तो छोटी की शादी में बहुत दिक्कत होती है। पर माँ जब सब कुछ इतना अच्छा है रिश्ते में, तो फिर इस रिश्ते को पापा से छुपाने की क्या ज़रूरत है। पापा भी इतना अच्छा रिश्ता सुनेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। रेणुका ने कहा
कि हाँ, रिश्ता तो अच्छा है सलोनी, पर लड़के में एक प्रॉब्लम है। और फिर रेणुका ने इतना कहकर अपना सिर नीचे कर लिया। सलोनी घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ आप दुखी मत होइए, कहिए क्या दिक्कत है लड़के में। रेणुका ने कहा कि सलोनी, वो दरअसल लड़का दोनों पैरों से अपाहिज है। और इतना सुनकर तो सलोनी के पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। सलोनी अपनी माँ की बात सुनकर कुछ कह पाती कि रेणुका ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। वो आंखों में ढेर सारे आंसू लेकर सलोनी के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि सलोनी, इस रिश्ते के लिए मना मत करना मेरी बच्ची। वो भले ही अपाहिज है पर उसका दिल और संपत्ति बहुत बड़ी है। ज़रा सोच सलोनी, अगर तूने ये शादी कर ली तो हम सबके भाग्य खुल जाएंगे और गौरी की शादी फिर हम बड़ी धूमधाम से करा सकते हैं। और तेरे पापा ने जो लाखों का कर्जा जो बैंक से लिया हुआ है वो पल भर में ही ख़त्म हो जाएगा और हम सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे बेटा। और बात रही अपाहिज होने की, तो अगर यही तेरे पति के साथ शादी के बाद होता, क्या तू अपने पति को छोड़ देती? नहीं ना, फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे मेरी बच्ची। देख सलोनी, आज तक तुझसे मैंने कभी कुछ नहीं मांगा है, पर आज तेरे सामने झोली फैलाकर एक औरत भीख मांग रही है अपने पति और अपनी बेटी के लिए। सलोनी अपनी माँ की ये हालत देखकर कुछ सोच नहीं पा रही थी और उसे अपनी माँ के शब्द बहुत ही चुभ रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या मैं इनकी बेटी नहीं हूँ जो इन्होंने सिर्फ अपने पति और अपनी बेटी जो कि गौरी है उसके लिए भीख मांग रही है। अगर माँ ये भी कह देती कि ये सब मेरे लिए कर रही है जिससे मैं खुश रह सकूं, तो मुझे कितना सुकून मिलता कि चलो माँ ने एक बार तो मेरे बारे में सोचा। पर माँ तो बस। खैर, माँ ने कभी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। आज उन्होंने मुझे अपनी बेटी तो माना। माँ का ये प्यार पाने के लिए मैं कितनी तरस गई थी। और अगर मेरे शादी करने से मेरे घर का भला होता है तो मुझे ये शादी कर लेनी चाहिए। कम से कम माँ की ममता तो मिलेगी। और फिर मुझे कोई रिश्ता आता भी कहाँ है। अगर वो अपाहिज है तो मुझ में भी तो कमी है मेरे रंग को लेकर। जब खुद में ही कमी है तो किसी को क्या दोष दूँ। रेणुका सलोनी के यूं खामोश रहने से घबरा गई कि कहीं सलोनी शादी के लिए मना न कर दे और वो फिर ज़ोर ज़ोर से रोने का नाटक करने लगी। अपनी माँ को यूँ रोता देख सलोनी से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा कि माँ, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा और मैं इस बारे में पापा से कुछ भी नहीं कहूँगी। पर आप ये खाना खा लीजिए और अपने आंसू पोंछ लीजिए। सलोनी ने जैसे शादी के लिए हाँ कहा तो ऐसा लगा कि जैसे कि रेणुका के पंखी लग गए हो और वो खुशी से पागल हो गई हो। और उसने एकदम से सलोनी को अपने गले से लगा लिया। और माँ का इतना प्यार अचानक ही पाकर सलोनी को भी लगा कि शायद उसका निर्णय सही है। आखिर बच्चे भी तो अपने माँ बाप की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। फिर रेणुका ने खुशी खुशी खाना खाया। अगली सुबह सलोनी के रोके की रस्म करनी थी, लेकिन ये सलोनी के पिता के होने से मुमकिन नहीं था। इसलिए रेणुका ने एक तरकीब सोची कि वो सलोनी और गौरी को कॉलेज के बहाने घर से बाहर भेज देगी और खुद मंदिर का नाम लेकर वो भी घर से बाहर आ जाएगी और जल्दी रोके की रस्म करके घर वापस आ जाएंगे तीनों लोग, जिससे सलोनी के पिता को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये तरकीब रेणुका, सलोनी और गौरी दोनों को बता दी थी, जिससे सलोनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बहाने से और गौरी कॉलेज जाने के बहाने से और रेणुका मंदिर जाने के बहाने से घर से बाहर निकल जाती है। उधर मालिनी और उसका देवर भी उसी मंदिर में पहुंच जाता है जहां पर रोके की रस्म होने वाली है। सलोनी और गौरी जब पहली बार मालिनी के देवर को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। गौरी तो अपनी माँ के कानों में कहती है कि माँ, ये लड़का नहीं आदमी है जिससे सलोनी की नहीं आपकी शादी हो सकती है। रेणुका ने उसे डांट कर चुप करवा दिया, पर इधर सलोनी को भी बहुत दुख हुआ कि माँ मुझे क्या थोड़ा भी प्यार नहीं करती। उन्होंने मुझसे दोगुने उम्र के आदमी से रिश्ता जोड़ा है, क्या इन्हें मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। पर अब क्या फ़ायदा इन सब बातों को सोचकर। मैंने माँ को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं ये शादी ज़रूर करूँगी, तो मुझे करना ही होगा अपनी माँ के लिए। रेणुका ने मालिनी से सवाल किया कि इस रस्म में सिर्फ आप ही दोनों आए हैं, आपके पति या सास ससुर कोई भी नहीं आया। मालिनी ने कहा कि दरअसल मेरे पति सिंगापुर में रहते हैं तो उनका आना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो नहीं आ पाए और मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे एक कार एक्सीडेंट के बाद, इसलिए तो मेरे देवर की पूरी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। रेणुका ने कहा कि अच्छा, कोई बात नहीं जी, हम लोग सलोनी के पिताजी से झूठ बोलकर आए हैं,
इसलिए हमें जल्दी ही घर वापस जाना होगा, तो रोके की रस्म शुरू करें। मालिनी ने कहा, जी ज़रूर समधन जी। और मालिनी ने नौकर को इशारा किया कि वो गाड़ी से जाकर रस्म के लिए तोहफे निकाल कर लाए। और फिर जो नौकरों ने गाड़ी से सामान लाया उसे देखकर तो सलोनी की माँ और बहन गौरी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। 5 जोड़ी सतलारा हार, 4 रानी हार, 4 जोड़ी कंगन, 6 जोड़ी पायल, 4 जोड़ी कमरबंद और भी न जाने कितने सोने चांदी के सिक्के। रेणुका को तो अब शर्म सी आ रही थी कि वो मालिनी और उसके देवर की विदाई के लिए सिर्फ कुछ रुपए और फल लेकर आई थी, और मालिनी के देवर को छोटी सी चैन। लेकिन गौरी के तो होश उड़ गए थे इतना सोना चांदी देखकर। उसे तो अब अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था कि वैसे तो उसकी माँ यही कहती है कि वो सिर्फ मेरे बारे में सोचती है, पर इतना अच्छा रिश्ता उसने सलोनी के लिए लाया, मेरे लिए नहीं। पर इस धन दौलत से सलोनी को कोई मोह नहीं था। उसे तो बस अपने पापा की याद आ रही थी कि उसने पहली बार अपने पिता से झूठ बोला था, और उसके इतने बड़े दिन में आज वो ही शामिल नहीं थे। रस्म जल्दी पूरी हो गई और सलोनी के साथ ही उसका देवर घर के लिए रवाना हो गई। इस बात के साथ ही अगले 4 दिनों के बाद सलोनी और मालिनी के देवर की शादी इस मंदिर में होनी है। हालांकि रेणुका ने कहा कि वो इतना जल्दी शादी की तैयारी कैसे करेगी, पर मालिनी नहीं मानी और उसने कहा कि अच्छे रिश्तों को ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, वरना उन्हें टूटने में वक्त नहीं लगता। फिर रेणुका को भी लगा कि ठीक ही है, जितना जल्दी सलोनी की शादी हो जाएगी गौरी के लिए उतना ही अच्छा है। इधर रेणुका, गौरी और साथ ही सलोनी सब अपने अपने टाइम पर वापस घर आ गए, जिससे सलोनी के पिता को कोई शक ना हो। घर आकर गौरी ने अपनी माँ को हजारों बातें सुनाई कि आपसे बड़ी चालाक मैंने कहीं नहीं देखा माँ। रेणुका ने कहा कि तुम ये सब क्यों कह रही हो बेटी। गौरी बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, अच्छा माँ, आप हमेशा मुझे ये सपने दिखाती रही कि आप मेरी शादी इतने बड़े परिवार में करेंगी जहाँ मैं महलों में रहूँगी, 10-12 नौकर होंगे मेरे आगे पीछे, मैं रानी बनकर पूरे घर पर राज करूँगी। और जब ये करने का मौका आया तो आपने ये रिश्ता सलोनी को दे दिया, क्यों माँ? रेणुका ने कहा कि तू पागल हो गई है क्या मेरी बेटी? तूने लड़के को नहीं देखा? तेरे बाप की उम्र का है वो, और पैरों से भी अपाइज है। तू उसके साथ कैसे ज़िंदगी भर रहती मेरी बच्ची? तेरी ज़िंदगी तो जीते जी नरक बन जाती, और मैं अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकती। गौरी ने कहा कि अन्याय तो आप कर ही रही हो माँ सलोनी के साथ। माना कि मैं उसे पसंद नहीं करती, पर अगर एक बार जिस ख्याल को आप मेरे लिए बोल रही है तो वो ख्याल सलोनी के लिए भी तो लागू होता है कि जीते जी तो उसकी ज़िंदगी भी नरक बन जाएगी। रेणुका गौरी की इस बात पर चुपचाप खड़ी रही और गौरी रोते हुए वहाँ से अपने रूम में चली गई। गौरी के जाने के बाद रेणुका ने मन में सोचा कि हाँ, गलत तो कर रही हूँ मैं सलोनी के साथ, ये बात तो कहीं ना कहीं मेरा मन भी जानता है, पर तेरी मोह में इतनी जकड़ी हुई हूँ मैं गौरी कि तेरा सुनहरा भविष्य बनाने के लिए मुझे सलोनी की कुर्बानी देनी होगी। और फिर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया है। उसकी भी तो शादी नहीं हो रही थी। आज 3 साल से उसके लिए भी तो रिश्ते ढूंढ रहे हैं, पर उसके सांवलेपन की वजह से उससे कोई शादी करना भी तो नहीं चाहता है। पता नहीं सलोनी इतनी काली कैसे पैदा हो गई। खैर, तू ये बात आज नहीं समझेगी गौरी, पर जिस दिन तेरा भविष्य सुखमय होगा मेरे इस फैसले से, तब तुझे मेरे ऊपर गर्व होगा। इधर सलोनी अपने घर के कामों में लगी थी और उसे रह रहकर गौरी की बात याद आ रही थी कि बुआ ने झूठ कहा था कि कभी कोई मुझे भी मेरे रंग के साथ अपनाएगा, कभी कोई मुझसे भी प्यार करेगा। और गौरी की बात सच निकली। कोई अंधा तो नहीं मिला, पर अपाई ज़रूर मिला मुझे। क्या इतना बुरा होता है सांवला होना, जिसकी कीमत बचपन से लेकर मैं आज तक चुका रही हूँ। छोटी थी तो सब काली काली कहकर चिढ़ाते थे, स्कूल में भी कोई मुझे अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था। दुकान भी अगर जाऊँ तो दुकानदार भी मेरे रंग को लेकर मुझे कपड़े दिखाता था। आखिर सांवला होना क्या इतना बुरा होता है, जो हर वक्त मेरा मजाक बनता आया है। आज मेरे जीवन का इतना बड़ा दिन था। भले इस फैसले में मैं खुश नहीं थी, पर मेरे पापा का आज के दिन ही मेरे साथ ना होना मेरे लिए कितना कष्टदायी था। वो एक ही इंसान है जिन्होंने बचपन से लेकर अभी तक मेरा साथ दिया, हर मुश्किल से मुझे लड़ना सिखाया, और आज वही मेरे जीवन की सबसे कीमती लम्हों में मेरे साथ नहीं है। ये कैसी विडंबना है मेरे भगवान, ये कैसी सज़ा है जो आपने मुझे दी। क्यों मुझे गौरी की भांति सुंदर और गोरा नहीं बनाया?
तो आज मैं भी अपनी माँ की ममता की हकदार होती। और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अगली सुबह मालिनी का फ़ोन रेणुका को आया कि वो उनसे मिलना चाहती है। सलोनी की शादी के बारे में कुछ बात करना है। इधर मंदिर का बहाना बनाकर रेणुका मालिनी से मिलने चली गई। वहाँ जाकर मालिनी ने कहा कि आपको याद तो है ना कि आज से 3 दिन बाद सलोनी की शादी है। रेणुका ने कहा जी हाँ, मुझे याद है। मालिनी ने कहा तो आपने क्या सोचा है कि आप अपने पति को क्या कहकर मनाएंगी? रेणुका ने कहा कि बस वही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं जिससे सलोनी का विवाह अच्छे से हो जाए। मालिनी ने कहा ठीक है, फिर जैसा मैं आपको कहती हूँ आप वैसा करिए, उसके बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। रेणुका ने कहा कि मुझे करना क्या होगा? मालिनी ने कहा कि आप ही ने कहा था ना कि आपके पति अभी भी काम की तलाश में रहते हैं ना, तो आपको जाकर उन्हें मेरा नंबर देना होगा और ये कहना होगा कि ये नंबर एक बड़ी कंपनी का है जहां उन्हें जॉब मिल सकती है। और फिर जब वो इस नंबर पर मुझे कॉल करेंगे तो मैं उन्हें काम के बहाने शहर से बाहर बुला लूँगी 2 दिन के लिए, और तब तक इधर सलोनी की शादी हो जाएगी, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रेणुका ने कहा कि आपकी तरकीब तो अच्छी है, पर एक समस्या है। मालिनी ने कहा कि क्या समस्या है? तो रेणुका ने कहा कि अगर मेरे पति ने पूछा कि ये नंबर मुझे कहाँ से मिला तो? मालिनी ने कहा कि आप कह दीजिएगा कि आपकी दोस्त ने आपको ये नंबर दिया है, उसका पति भी वहीं काम करता है और इससे उन्हें जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना है यहाँ। रेणुका ने कहा कि बस एक आखिरी सवाल आपसे। मालिनी ने कहा कि मुझे पता है कि आप क्या पूछना चाहती है। आप यही जानना चाहती है ना कि जब आपके पति दूसरे शहर जाएंगे तो वो 2 दिन के लिए हमारे प्लान में कैसे फंसे रहेंगे? रेणुका ने कहा जी हाँ। मालिनी ने कहा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे चारों तरफ बिजनेस है, हम किसी भी बिजनेस में उनको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे और अगर उनमें सच में कोई काबिलियत हुई तो हम उन्हें जॉब भी दे देंगे। इतना सुनते ही तो रेणुका फिर एक बार खुशी से झूम उठी और वो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी। इधर घर पहुंचकर उसने वैसे ही किया जैसा मालिनी ने कहा था, और फिर उसके पति ने भी जब नौकरी की बात सुनी तो वो भी खुश हो गया और बिना कुछ ज़्यादा पता किए उस कंपनी के बारे में अगली सुबह ही निकलने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह जल्दी उठकर सलोनी के पिताजी जब जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर के लिए निकल पड़े, इधर चुपचाप बिना किसी को बताए रेणुका ने शादी की तैयारी चालू कर दी। हालांकि कई बार उस अधेड़ उम्र की औरत को रेणुका पर शक हुआ, क्योंकि वो जब भी रेणुका से मिलती, जब वो बाहर शादी का कुछ सामान लेने जाती तो रेणुका इस अधेड़ उम्र से टकरा जाती और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और रेणुका की इस हरकत पर उस अधेड़ औरत को शक होता, पर वो ये नहीं जान पा रही थी कि आखिर रेणुका छुपा क्या रही है। रेणुका जानती थी कि अगर सलोनी की शादी की बात बड़ी जीजी अधेड़ औरत को पता चला तो वो कभी भी सलोनी की शादी नहीं होने देगी। इसलिए रेणुका सबसे छुपकर सलोनी की शादी कराने में लगी थी और फिर सलोनी की शादी का दिन भी आ गया। इधर रेणुका ने खुद अपने हाथों से सलोनी को दुल्हन की तरह तैयार किया और लाखों के गहने खुद अपने हाथों से पहनाए, और ये सब देखकर गौरी सलोनी से जलती भूनती जा रही थी कि गौरी तो मैं हूँ, पर किस्मती सावली की चमक उठी। इधर मालिनी ने अपनी कार भेज दी थी जिसमें बैठकर रेणुका, सलोनी और गौरी उस मंदिर तक पहुँच गई। इधर मंदिर पहुंचकर रेणुका ने सलोनी का घूंघट लंबा कर दिया। थोड़ी देर में शादी की रस्म शुरू हो गई। इधर दूसरे शहर में सलोनी के पिता की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो उस दिन वहां रुक नहीं पाया। पहले उसने स्टाफ में बात की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो घर जाना चाहता है, तो जैसा कि मालिनी ने उन लोगों को बोल रखा था कि 2 दिनों के पहले इस बूढ़े को वापस मत आने देना, तो कंपनी के स्टाफ ने पहले सलोनी के पिता को जाने की अनुमति नहीं दी। पर फिर भी सलोनी के पिता का मन कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो बिना बताई ही वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़े। और जब घर पहुँचे तो वहाँ उन्हें घर पर ताला लगा हुआ मिला। पहले तो उन्होंने 2-4 घंटे घर के बाहर इंतज़ार किया कि शायद अपने अपने काम से तीनों बाहर गए हो, पर रेणुका के लिए समस्या तब बढ़ गई जब सलोनी के पिता को याद आया कि आज तो संडे है, तो न ही सलोनी का स्कूल होगा और न ही गौरी का कॉलेज। फिर ये तीनों एक साथ गई कहाँ? इधर सलोनी और मालिनी के देवर की शादी की सारी रस्में लगभग पूरी हो चुकी थी और बस फेरे लेना ही बचा हुआ था। इधर सलोनी के पिता ने सलोनी के स्कूल में पता किया और रेणुका जिस मंदिर में रोज जाया करती थी
वहाँ के भी पंडित जी से पता किया तो उन्होंने बताया कि रेणुका आज पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पूजा करने के लिए नहीं आ रही है। अब सलोनी के पिता को रेणुका पर और ज़्यादा शक हो गया कि रेणुका ने पक्का कोई ना कोई खिचड़ी पकाई है उनके पीठ पीछे, और उस जॉब के लिए भी वही नंबर लाई थी, ये कहकर कि उसकी इस मंदिर में कोई सहेली है जिसने ये नंबर दिया है। उस पर अगर वो इस मंदिर में 5-6 दिनों से आई ही नहीं है तो फिर वो नंबर उसे कहाँ से मिला। यही सब सोचते सोचते सलोनी के पिता सलोनी की बुआ अधेड़ उम्र की औरत से टकरा गई। जीजी ने कहा कि क्या हुआ तुझे, इतना परेशान क्यों है। सलोनी के पिता ने कहा कि कुछ नहीं जीजी, मैं बस सलोनी की माँ को ढूंढ रहा हूँ, वो तो घर पर नहीं है। साथ ही सलोनी और गौरी भी नहीं है घर पर, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तीनों एक साथ घर से बाहर हो। जीजी ने कहा कि एक बात कहनी थी तुझे, मैं पिछले 1 हफ्ते से तेरी बीबी को देख रही हूँ, वो कुछ तो छुपाने में लगी है। तेरे शहर के जाने के बाद वो रोज ही मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदने आती, और जब मैं मिल जाती कभी उसे रास्ते में तो वो एकदम से घबरा जाती, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। बात तो आपकी सही है जीजी, मुझे भी रेणुका पर अब शक है, पर क्या करूं, वो कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बार वो मुझे मिल जाए फिर दूध का दूध पानी का पानी करूं मैं। अगर उसकी घटिया हरकत की वजह से मेरी बेटी सलोनी को कोई दुख या नुकसान पहुंचा तो मैं उसे आज जान से मार दूंगा। औरत और माँ के नाम पर कलंक है वो। जीजी ने कहा कि अपने गुस्से को थोड़ा शांत रख और चल मोहल्ले में ही किसी से पूछते हैं, शायद किसी ने उन्हें जाते हुए देखा हो। सलोनी के पिता और जीजी दोनों ही अब अपने मोहल्ले में पूछताछ करने लगते हैं। तभी सलोनी के पिता का एक दोस्त उनसे टकरा जाता है और वो कहता है कि आप अभी तक पहाड़ी वाली मंदिर नहीं गए। सलोनी के पिता और जीजी उस आदमी की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर सलोनी के पिता कहते हैं कि क्यों, कुछ खास है क्या वहाँ, जो मुझे वहाँ जाना चाहिए था। वो आदमी बोला, अरे बलदेव, तुम भी कमाल का मजाक करते हो। पहले सबसे छिपकर अपनी बेटी की शादी वहाँ कर रहे हो, फिर हमारे सामने ये नाटक। सलोनी का पिता और जीजी दोनों ही उस आदमी की बात सुनकर चौंक जाते हैं कि बेटी की शादी, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता इस बारे में और वो ऐसा क्यों कर रहा है। उस आदमी ने बताया कि वो अभी अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे का मुंडन करवाने उस पहाड़ी वाली मंदिर में गया था, जहाँ उसने भाभी जी को अपनी दोनों बच्चियों के साथ देखा, जिसके एक दुल्हन का जोड़ा पहनकर किसी अपाहिज आदमी से शादी कर रही थी। इतना सुनते ही सलोनी के पिता और जीजी को रेणुका की चाल समझने में देर नहीं लगी और वो उस आदमी का धन्यवाद करते हुए भागते भागते उस पहाड़ी वाली मंदिर की ओर जाने लगे। इधर जब तक सलोनी के पिता और जीजी मंदिर पहुंचे, यहाँ पर शादी पूरी हो चुकी थी। साथ ही दूल्हा दुल्हन सबका आशीर्वाद ले रहे थे। और जब सलोनी के पिता ने अपनी आंखों से देखा कि जिससे सलोनी की शादी रेणुका ने करवाई है, वो सिर्फ पैरों से अपाहिज नहीं बल्कि सलोनी से उम्र में भी दुगना बड़ा है, और ये देखने के बाद उसने रेणुका को जोर से चिल्लाकर उसका नाम लिया। और रेणुका ने जब देखा कि उसका पति वहाँ पर पहुँचा है तो उसके तो पसीने ही छूट गए। सलोनी के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने न जगह देखी न लोग, सीधे जाकर रेणुका को एक के बाद एक जोरदार थप्पड़ मारने लगा। और उसके थप्पड़ों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मंदिर में घंटियों के बजने की आवाज़ सुनाई दे रही हो। ये देख मालिनी और उसका देवर बहुत घबरा गए और शादी करने वाला पंडित तो वहाँ से भाग ही गया। जीजी ने सलोनी के पिता को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो एक तो उम्र में भी ज़्यादा बूढ़ी थी, ऊपर से सलोनी के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें रोक पाना जीजी के बस की बाहर था। पर अचानक से सलोनी ने अपने पिता को आवाज़ लगाई कि पापा रुकिए, माँ को मत मारिए। सलोनी के पिता ने कहा, नहीं मेरी बेटी, इस कमीनी औरत ने तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसे तो आज मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूँगा इसकी। सलोनी ने कहा कि पापा रुकिए, आपको मेरी कसम है, आप एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही। सलोनी की कसम ने उसके पिता के हाथ बांध दिए और जब उन्होंने पलटकर सलोनी की तरफ देखा तो वो हैरान रह गए। सलोनी सादे कपड़ों को पहनकर खड़ी हुई थी, जबकि दुल्हन के जोड़े में अभी भी कोई था। यह देखकर जीजी, रेणुका, मालिनी का देवर और सलोनी के पिता हैरान रह गए कि अगर ये शादी सलोनी की नहीं हुई है तो फिर इस दुल्हन के जोड़े में कौन है। और तभी मालिनी ने उस दुल्हन का घूंघट उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं गौरी थी।
गौरी को देखकर रेणुका के तो होश ही उड़ गए और वो बोली, तू कब आई सलोनी की जगह पर, और तूने इस अपाहिज से क्यों शादी की? रेणुका फिर गौरी के पास आई और जोरदार थप्पड़ गौरी के गाल पर जड़ दिया। गौरी ने रेणुका के सवाल से झुंझलाकर कहा कि हाँ, मैंने सलोनी की जगह ले ली है, पर मैं क्या करती, अपनी आंखों के सामने अपना भविष्य बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे महलों में राज करना है, न कि किसी 40-50 हज़ार कमाने वाले से शादी। और ये महारानी जिसका न रंग है न रूप है, वो इससे शादी करके ठाठ से रहे। इसलिए शादी के कुछ घंटों पहले ही मैंने सलोनी से उसकी जगह मांग ली थी, और ये बेवकूफ़ बहन की ममता में आकर मुझे अपना हक दे भी दी। और बात रही इस अपाहिज से शादी करने की, तो आपकी सगी औलाद है ना सलोनी भी, तो जब उसकी शादी इससे करवा सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती ये शादी। और वैसे भी मंत्र और विधि के हिसाब से ये शादी पूरी हो चुकी है, इसलिए आप माने या ना माने, मैं इस अपाहिज की पत्नी हूँ। इस बात पर जीजी बहुत ज़ोर से हंसी और कहा कि रेणुका, देख लिया तूने, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तू ये सब सलोनी के साथ करना चाहती थी, और बदले में तूने अपने पति को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे शादी हो जाने के बाद तेरे पति के पास इस शादी को अपनाने के सिवा और कोई रास्ता ना बचे। पर देख, तेरा खेल तुझ पर ही भारी पड़ गया, और तूने जो गड्ढा खोदा था अपने पति और सलोनी के लिए, उसमें तू और तेरी बेटी गौरी गिर गए। ये होता है भगवान का इंसाफ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब उठकर अपने दामाद और बेटे का स्वागत सत्कार कर। सलोनी के पिता ने कहा कि जीजी, चाहे सलोनी हो या गौरी, बेटी तो दोनों ही मेरी है। किसी एक की भी शादी मेरे लिए उतनी दुखदाई है जितनी कि दूसरी की। मेरी मासूम सी बच्ची गौरी, जो अपनी माँ की तरह पैसों के चकाचौंध में फंसकर इतनी बड़ी गलती कर बैठी है, वो नहीं जानती कि उसकी ये नादानी उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। तभी मालिनी ने भी रेणुका से कहा कि वाह समधन जी, क्या खूब चाल चली आपने, दिखाया किसी और को, बांध किसी और को दिया। पर कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी एक लड़की की ज़रूरत थी जो मेरे देवर से शादी करके उसका घर संभाले, फिर वो सलोनी हो या गौरी। अब हम अपनी बहू को लेकर यहाँ से चलते हैं। रेणुका मालिनी के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि मेरी बच्ची से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने नादानी में ये फैसला ले लिया है। इस शादी को मत मानिए, ये धोखे से हुई शादी है, मेरी बेटी को मत ले जाइए। पर रेणुका की बात ना तो मालिनी ने सुनी और ना ही गौरी ने। दोनों ही रेणुका को अनसुना करके वहाँ से चली गई, और रेणुका बस आंसू बहाते वहीं पड़ी रही। सलोनी के पिता का दर्द गौरी के लिए भी उतना ही था जितना कि गौरी की जगह सलोनी की शादी होने पर होता। उन्होंने कभी भी सलोनी और गौरी के बीच कोई फर्क नहीं किया था, पर रेणुका की वजह से आज न जाने कितनी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। फिर सब लौटकर घर वापस आ गए, पर रेणुका वहीं बेजान सी पड़ी रही। सलोनी ने घर आकर अपने पिता को पानी दिया, उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी। इधर जीजी भी रेणुका को लेकर घर आ गई, पर जैसे ही रेणुका ने घर की दहलीज पर कदम रखा, सलोनी के पिता ने साफ मना कर दिया कि ये औरत इस घर में नहीं आ सकती। मैंने इस औरत को अपने घर और अपनी ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया है, अब इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। अपने पति के मुंह से ये सुनकर रेणुका अपने पति के पैरों में जा गिरी और माफ़ी की भीख मांगने लगी। पर सलोनी के पिता का दिल अब पत्थर बन चुका था। जीजी और सलोनी भी अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सलोनी के पिता कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थे। लाख माफ़ी मांगने के बाद भी जब सलोनी के पिता का दिल नहीं पिघला, तो रेणुका ने खुद की जान लेने की कोशिश की। उसने कहा कि ऐसी ज़िंदगी जीकर क्या फ़ायदा जब मेरा पति और मेरी बेटी ही मुझसे नफरत करते हो। और वो मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने की कोशिश करने लगी। इधर सलोनी अपनी माँ को रोकने की कोशिश करने लगी, उधर जीजी सलोनी के पिता को समझाने लगी, पर सलोनी के पिता पत्थर की मूरत बनकर खड़े हुए थे। सलोनी के पिता पर सलोनी की बुआ के समझाने का कोई असर नहीं हो रहा था, और इधर रेणुका भी अपने गुस्से में अपना संतुलन खो बैठी थी। सलोनी जानती थी कि माँ सिर्फ पिताजी की ही बात मानेगी और पिताजी सिर्फ मेरी। इसलिए सलोनी भागकर अपने पिता के पास गई और उनके पैर में गिरकर अपनी माँ की जान की भीख मांगने लगी। यह देखकर सलोनी के पिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने सलोनी को अपने पैरों से उठाया और कहा कि ये तू क्या कर रही है बेटी, और तू ये सब कर क्यों रही है, और किसके लिए? उस औरत के लिए जिसने तेरी ज़िंदगी को नरक बनाने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचा।
ये नहीं सोचा कि तू उसकी सगी औलाद है, खुद की पैदा की हुई। अरे मैंने तो सौतेली माँ का भी मन पिघलते हुए सुना है, पर ये औरत तो अपनी सगी बेटी की भी सगी नहीं हुई। बस रंग में अंतर होने की वजह से इसकी ममता में भी अंतर आ गया। कैसी माँ है ये, और तू इसकी जान बचाना चाहती है। इतनी नेक मत बन सलोनी कि सही और गलत का अंतर तू भी भूल जा। सलोनी ने कहा कि मैं सब जानती हूँ पापा, पर मेरे लिए मेरी माँ की जान से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप चलकर माँ को रोकिए, क्योंकि सिर्फ आप ही है जो माँ को रोक सकते हैं। सलोनी के पिता आखिर क्या करते, अपनी बेटी की विनती के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और उन्होंने जाकर रेणुका को आत्महत्या करने से रोका। लेकिन सलोनी के पिता ने ये साफ साफ कह दिया कि इस औरत की जान मैंने सिर्फ अपनी बेटी के कहने पर बचाई है, और ये औरत इस घर में रह तो सकती है, लेकिन मेरे दिल और मेरे कमरे में हमेशा हमेशा के लिए निकल चुकी है। और सलोनी इसे बोल देना कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, और ये गलती से भी मुझसे बात करने की कोशिश ना करे। रेणुका को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ उसका पति ऐसा भी कर सकता है। इतना चाहने और मानने वाला पति, पर कर क्या सकते हैं। जब कर्म ही गलत होंगे तो परिणाम भी भला अच्छा कैसे मिल सकता है। रेणुका सलोनी के पिता से कुछ बोलने ही वाली थी कि जीजी ने रेणुका का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अभी भी इतना काफ़ी नहीं है जो और आग में घी डालने जा रही है। रेणुका ने कहा, पर जीजी वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मेरे साथ साथ फेरे लिए हैं, वो मेरे पति है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। जीजी ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं, आखिर तू भी तो माँ है। तूने भी तो सलोनी को 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसे जन्म दिया है, और वो भी तेरी सगी औलाद है। तो जब तू ऐसा कर सकती है एक माँ होकर अपनी औलाद के साथ, तो तब वो तो पति है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता, पति भी नहीं। रेणुका को कहीं ना कहीं अब अपनी गलती महसूस हो रही थी। जब अपने पति ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया तो उसे सलोनी का चेहरा याद आया कि रेणुका की जिद को पूरा करने के लिए सलोनी भी एक अपाहिज से शादी करने को तैयार हो गई थी। फिर रेणुका ने जीजी की बात मानकर अपना मुंह बंद ही रखा। थोड़ी देर में सलोनी के पिता ने रेणुका का सामान अपने कमरे से लाकर रेणुका के पास फेंक दिया और कहा, इस घर में जहाँ जगह मिले वहीं इन्हें रख लो, और वहाँ से चले गए। रेणुका बस यही सोचती रह गई कि क्या थी मेरी ज़िंदगी और मैंने क्या बना ली। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। इधर रेणुका की सोच भी सलोनी के लिए बदल रही थी। सलोनी सारा दिन बस अपने पिता का ध्यान रखती, माँ से एक काम ना करवाती। सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले घर का पूरा काम और माँ पापा के लिए खाना बनाकर जाती, और शाम को जब लौटकर आती तो सारा काम अकेले ही कर लेती। सलोनी का ये गुण रेणुका को अब दिखाई दे रहा था। अब उसकी ममता धीरे धीरे सलोनी की तरफ बढ़ रही थी, पर गौरी की चिंता अभी भी रेणुका को खाई जा रही थी। शादी होने के बाद से गौरी की कोई खबर नहीं थी। ना गौरी लौटकर घर किसी से मिलने आई, और ना ही सलोनी के पिता ने वहां जाने की किसी को इजाज़त दी। घर की चिंताओं से अब सलोनी के पिता की तबीयत खराब रहने लगी। धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और वो सारा दिन बस घर पर ही रहते, जिससे उनके बैंक का लोन भी बढ़ता गया और घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। सलोनी स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर जो भी पाती उसे घर के खर्चे और बीमार पिता के इलाज में लगा देती। पर घर के इतने खर्चे थे कि सलोनी की नौकरी से मिले पैसे कम पड़ने लगे थे, इसलिए उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे बैंक की किस्तें भी भरने की कोशिश करने लगी थी। अब सलोनी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई और सलोनी ने हर संभव प्रयास किया कि वो अपने माँ बाप की हर ज़रूरत को पूरा कर सके। उसके पास इतना कुछ होने के बाद भी जो भी वक्त बचता वो माँ के साथ किचन में हाथ बढ़ाने में लग जाती। सलोनी की माँ उसे मना करती कि तू अभी अभी थक कर आई है काम से, थोड़ा आराम कर ले, पर सलोनी साफ मना कर देती, ये कहकर कि मेरे ज़्यादा काम करने की वजह से अब आपको घर का सारा काम करना पड़ता है माँ। सलोनी का ये समर्पण देखकर रेणुका को अब अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था कि जो बच्ची मुझे एक पल भी दुखी नहीं देख सकती, मैं उसे ज़िंदगी भर का दुख देने जा रही थी। सलोनी के घर के हालात अब और भी बिगड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे दवाइयों का खर्चा बढ़ने लगा और सलोनी के पैसे कम होने लगे, पर फिर भी जैसे तैसे करके सलोनी अपने घर का खर्चा संभाल रही थी। पर एक रात अचानक ही सलोनी के पिता को दिल का दौरा पड़ गया, जिससे रेणुका और सलोनी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए।
जैसे तैसे करके सलोनी और रेणुका ने सहारा देकर सलोनी के पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया। थोड़ी देर में चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने रेणुका से कहा कि आपके पति की हालत बहुत गंभीर है। रेणुका ने कहा कि मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने कहा कि हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, पर इनका इलाज फ़ौरन ही करना होगा और इसके लिए आपको पहले अस्पताल की कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना होगा और साथ में 2 लाख रुपए भी तुरंत जमा करवाना होगा। तब जाकर हम आपके पति का इलाज शुरू कर सकते हैं। रेणुका इतने सारे पैसे की बात सुनकर एकदम से घबरा गई और डॉक्टर के आगे झोली फैलाकर रोने लगी कि सर, हम बहुत गरीब लोग हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, हम पर दया करिए। डॉक्टर ने कहा कि हमने कोई धर्मशाला थोड़ी ना खोल रखा है जो हर किसी का हम मुफ्त में इलाज करने लगे। ये तो आपके पति के इलाज में खर्चे होने वाली रकम है जो आपको चुकानी ही पड़ेगी, वरना हम आपके पति का इलाज नहीं कर सकते। रेणुका ने कहा, नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत करिएगा, आप मेरे पति का इलाज शुरू कर दीजिए, मैं बस अभी पैसों का इंतज़ाम करके लाती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि जी ठीक है, पर आप जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम करिए, वरना हम आपके पति का इलाज बीच में ही रोक देंगे। डॉक्टर इतना कहकर वापस अपने काम के लिए चला गया। पर रेणुका की तो जैसे ज़मीन ही ख़त्म हो गई चलने के लिए। उसने डॉक्टर से कह तो दिया कि वो पैसों का इंतज़ाम करके लाएगी, पर वो कहाँ से करेगी इतने पैसों का इंतज़ाम। सलोनी भी कुछ पैसों का इंतज़ाम करने गई थी, क्योंकि जितने पैसे उसने बचा के रखे थे वो सब तो सलोनी के पिता को एडमिट कराने में ही खर्च हो गए थे। तो अब उसके पास दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने कुछ दोस्तों से पैसे लेने उधार गई थी। डॉक्टर ने रेणुका से इलाज के 2 लाख मांगे थे। ये बात भी सलोनी को नहीं पता थी। इधर रेणुका के दिमाग में बस गौरी का ही ख्याल आया कि वो तो अब पैसे वाले घर की बहू बन गई है, तो उसके पास 2 लाख रुपए ज़रूर होंगे और उसे जब पता चलेगा कि उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा है और इलाज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, तो वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। आखिर वो भी तो इनकी बेटी है। सलोनी जैसे ही अस्पताल आई वैसे ही रेणुका सलोनी को ये कहकर वहाँ से गौरी के पास चली गई कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। सलोनी ने बार बार रेणुका से पूछा कि क्या बात है माँ, क्या ज़रूरी काम है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पर रेणुका ने सलोनी को अपने पापा की देखभाल करने के लिए कहा और खुद अकेली गौरी के पास चली गई। रेणुका जैसे ही गौरी के घर पहुँची तो उसने गौरी को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, जिस पर पहली मालिनी बाहर निकल कर आई। उसने बोला, रेणुका आप यहाँ, क्या बात है, अब कौन सी चालाकी करने आई है यहाँ? रेणुका ने कहा कि मैं अपनी बेटी गौरी से मिलने आई हूँ, वो कहाँ है, उसे बुला दीजिए, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। मालिनी ने कहा कि वो अब आपकी बेटी नहीं रही, वो अब इस घर की बहू बन चुकी है। रेणुका को मालिनी की ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि बेटी बहू बन जाने के बाद बदल थोड़ी जाती है, वो आखिर अपने माँ बाप के लिए बेटी ही रहती है। रेणुका ने कहा कि मालिनी जी, मैं आपकी बात को समझी नहीं। मालिनी ने कहा, कोई बात नहीं, अपनी बेटी से मिलकर आप इस बात का मतलब अच्छे से समझ जाएंगी। मालिनी गौरी के पास गई उसे बुलाने के लिए, पर वो थोड़ी देर बाद अकेले रेणुका के पास आई। रेणुका ने कहा कि गौरी कहाँ है? मालिनी ने कहा कि जी आपकी बेटी अभी सो रही है और उसने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया है। रेणुका एकदम से हैरान रह गई मालिनी की बात सुनकर। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, गौरी कभी अपनी माँ से मिलने से मना नहीं कर सकती है। आप उससे जाकर कहिए कि अब मैं उसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो उसे उसके पापा की तबीयत के बारे में कुछ बताना है। मालिनी ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो माँ बेटी की कोई नौकर नहीं हूँ जो एक दूसरे का संदेश पहुँचाती फिरूँ। जाओ, जाकर खुद मिल लो अपनी बिगड़ेल लड़की से। और बड़बड़ाते हुए मालिनी अपने घर में चली गई। रेणुका भागकर गौरी से मिलने गई और जैसे ही रेणुका ने गौरी को देखा तो वह पहचान ही नहीं पाई कि ये गौरी है उसकी बेटी। रेणुका ने कहा, गौरी बेटी, और सीधे जाकर गौरी को अपने सीने से लगा लिया। पर गौरी को ये पसंद नहीं आया और उसने धक्का देकर रेणुका को खुद से दूर करते हुए कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या, कैसे मुझसे चिपक रही हो, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। रेणुका ने कहा, गौरी तो अपनी माँ से कैसे बातें कर रही है? गौरी ने कहा कि माँ, कौन सी माँ और कैसी माँ? रेणुका ने कहा कि पैसे का घमंड तुझ पर इतना चढ़ गया है कि तू अपनी माँ को भी भूल गई। गौरी ने कहा कि आपको कौन सा घमंड चढ़ गया था माँ, जो आप अपनी सगी बेटी सलोनी को भूल गई थी। रेणुका ने गौरी का नाम जोर से लिया और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था
कि गौरी ने रेणुका का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया और फिर एक झटके में छोड़ दिया। रेणुका गौरी का ये बर्ताव देखकर एकदम हैरान रह गई। उससे तो अब कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, पर गौरी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कहा कि अब ये गलती दोबारा मत करना माँ, वरना हाथ मेरे भी है। अगर आपको लगे तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। रेणुका ने कहा कि क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था? 9 महीने अपनी कोख में रखा था, इतना दर्द और तकलीफ सहकर तुझे इतना बड़ा किया कि एक दिन तू अपनी माँ पर ही हाथ उठाने लायक हो जाए। गौरी ने बीच में ही रेणुका को टोकते हुए कहा कि कोई एहसान नहीं किया है आपने ये सब कुछ करके। ये सब माँ बाप का फ़र्ज होता है अपने बच्चों के लिए, और फिर आपने कौन सा सिर्फ मेरे लिए ऐसा किया है? आपने तो सलोनी के लिए भी तो यही सब किया होगा। रेणुका ने कहा कि हाँ किया, पर मेरा भगवान जानता है गौरी कि जिस दिन से मैंने तुझे अपनी गोद में लिया उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपनी सारी ममता सिर्फ तुम पर लुटाई है, सलोनी पर नहीं। हर चीज़ पहले तुझे लाकर दी है, सलोनी को नहीं। सलोनी की बीमारी में भी मैंने कभी उसका हाल चाल नहीं पूछा, पर तेरे रूठ जाने पर पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी मैं, और तू आज अपनी माँ को ये सब कह रही है। गौरी ने कहा कि ये रिश्तों में अंतर करना तो आपने मुझे बचपन से सिखाया है, तो फिर आज अगर मैं वही कर रही हूँ जो आपने सिखाया है माँ, तो गलत क्या है इसमें? और माँ, अगर आपने सलोनी से ज़्यादा मुझे माना है तो उसमें भी आपका ही स्वार्थ था, क्योंकि आप जब सलोनी को अपने साथ लेकर जाती तो लोग सलोनी के रंग को लेकर तरह तरह की बातें बोलते और आपको 4 बातें सुनाते, और फिर मैं जब रंग में गौरी पैदा हुई तो लोगों ने आपकी तारीफ करना शुरू कर दिया। सलोनी की वजह से जिन लोगों के बीच आपकी अहमियत कम हो गई थी, मेरी वजह से वो बढ़ गई थी, इसलिए मैं आपकी लाडली और सलोनी आपसे दूर हो गई। वरना आज मेरा रंग अगर सलोनी की तरह होता तो आप मेरे साथ भी वही करती जो आज तक आपने सलोनी के साथ किया है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं बिल्कुल आपकी जैसी हूँ। रेणुका ने कहा कि गौरी बेटा, छोड़ना ये सब बात। मैं जानती हूँ कि तुझे मुझसे बहुत नफरत है। मैंने उस दिन सबके सामने तुझे थप्पड़ मारा था ना, इसलिए तू मुझे गुस्से में ये सब कह रही है। गौरी ने कहा कि नहीं, आपने मुझे धोखे में रखा। आपने इतना अच्छा रिश्ता मेरे लिए नहीं बल्कि सलोनी के लिए रखा, उस बदसूरत के लिए, जबकि बचपन से लेकर बड़े तक मैंने आपकी हर बात मानी, और आपने क्या किया मेरे साथ? धोखा। रेणुका ने कहा कि तू समझ क्यों नहीं रही है गौरी कि ये सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया है। तुझे इस घर में सिर्फ पैसे दिख रहे हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी नरक होते नहीं दिख रही है। गौरी ने कहा अच्छा, नरक कैसे माँ? मुझे देखो, मेरे शरीर में लाखों के गहने हैं, 15,000 की साड़ी पहनी है मैंने, और एक काम इस घर में नहीं करती, पानी देने के लिए भी नौकर है, तो ये कैसे नरक हुआ? रेणुका ने कहा कि तू अभी नहीं समझ रही मेरी बेटी, तुझे अभी सिर्फ पैसों का लालच दिख रहा है। जब ये लालच ख़त्म होगा तब तुझे असल ज़िंदगी की अहमियत होगी। गौरी ने कहा कि तुम यहाँ से जाओ और मेरी खुशियों में नज़र नहीं लगाओ। रेणुका ने कहा ठीक है, तुम मुझसे नाराज़ है ना, तो रह, जितना भला बुरा कहना है कह, पर अभी मेरे साथ अस्पताल चल बेटा। तेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, वो वहाँ एडमिट है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं, और तू तो हमारी हालत जानती है गौरी, हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? बेटा, तू अगर कुछ मदद कर देती तो तेरे पापा की जान बच जाती। गौरी ने एक स्माइल की और ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगी। रेणुका भी हैरान रह गई कि आखिर मेरी बात सुनकर गौरी को हो क्या गया, वो ऐसा क्यों कर रही है। गौरी ने कहा कि आखिर आ गई तुम्हारी असलियत माँ। तुम्हें आज मेरी याद नहीं बल्कि पैसों की ज़रूरत ने यहाँ मुझ तक लाया है। तभी मैं सोचूं कि मैं तो अपनी माँ पर गई हूँ लालचीपन में, तो मेरी माँ आज बिना लालच की यहाँ तक कैसे आ गई। तुम्हें आज 2 लाख रुपए चाहिए तो तुम मेरी दहलीज पर चली आई। जाओ यहाँ से, ये नाटक मेरे सामने तुम्हारा नहीं चलेगा। तुम कैसी हो और पैसों के लिए क्या कर सकती हो, सब पता है मुझे। रेणुका ने कहा कि गौरी, तू ज़रूरत से ज़्यादा ही अब बदतमीज़ी कर रही है, और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि बात तेरे पिता की है, और तुझे क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? 2 लाख के लिए मैं अपने पति की ज़िंदगी का मजाक बनाऊंगी? नहीं, तू साथ चल और खुद देख ले अपने पापा की हालत। वो बहुत नाजुक हालत में है गौरी, बात को समझ और पैसे दे दे। गौरी ने कहा कि माना होंगे पापा बीमार, पर मैं वहाँ नहीं जाने वाली।
रेणुका ने कहा, ठीक है, तू मत जा, तू रह इस आलीशान बंगले में, पर मुझे पैसे दे दे तो मैं उनका इलाज करवा सकूं। गौरी ने कहा कि कौन से पैसे? आप तो ऐसे पैसे मांग रही है जैसे मुझे आपने उधार दिए हो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और होंगे भी तो मैं नहीं देने वाली। रेणुका की आंखें फटी की फटी रह गई गौरी की बातों को सुनकर, पर उसने फिर भी गौरी को समझाने की कोशिश की। गौरी, वो तेरे पिता है, एक बेटी अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? गौरी ने कहा, क्यों नहीं कर सकती है? जब एक माँ अपनी जन्मी 2 औलादों में फ़र्क कर सकती है तो एक बेटी अपने माँ बाप के बीच फ़र्क क्यों नहीं कर सकती है? आखिर उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है? बचपन से लेकर आज तक मैंने देखा है उन्हें। वो सिर्फ कहने के लिए मेरे पापा थे, बल्कि वो सिर्फ सलोनी से ही प्यार करते थे। हमेशा मुझसे ज़्यादा सलोनी को माना है उन्होंने, तो अब मैं क्यों करूं उनकी मदद? वो अब भी जाए सलोनी के पास। रेणुका ने अपना हाथ उठाया ही था कि उसने अपना गुस्सा काबू कर लिया और कहा कि आज अगर तू इस घर की बहू ना होती और सिर्फ मेरी बेटी होती तो मैं तुझे आज सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, जान से भी मार देती। और तू क्या कह रही है कि तेरे बाप ने तेरे लिए किया ही क्या है? अरे मैंने तो किया था तेरे लिए सब कुछ, और तूने बदले में मुझे क्या दिया? तो उन्हें भी तू क्या ही दे देती। तुझे बहुत घमंड है ना इन पैसों का। तो ठीक है गौरी, मैं माँ हूँ, इसलिए तुझे बद्दुआ तो नहीं दे सकती, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि आने वाले वक्त में तेरे पास कोई अपना रहे या ना रहे, पर तेरा ये घमंड ज़रूर नहीं रहेगा। और हाँ, तूने ठीक कहा कि गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुझे संस्कार ही ऐसे दिए हैं जो आज तू मुझे लौटा रही है। जब मैंने ही तुझे सही और गलत के बीच फ़र्क नहीं सिखाया तो आज तू कैसे सही और गलत में फ़र्क कर पाएगी? तो रह अपनी इस चांद सितारों की दुनिया में, मैं अपना घर संभाल लूँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ सलोनी है। उसके पास उसके पापा के दिए हुए संस्कार है जो मेरे संस्कार से कई गुना अच्छे हैं। वह अपनी माँ और पिता दोनों को ही संभाल लेगी। और रेणुका फिर वहाँ से अस्पताल के लिए निकल गई। सलोनी की बड़ाई अब अपनी माँ के मुंह से सुनकर गौरी और भी ज़्यादा चिढ़ गई, और उसने अपनी माँ के जाते ही नौकरों से कहा कि इस औरत को अब दोबारा घर में घुसने मत देना। इधर रेणुका जैसे ही अस्पताल पहुंची तो उसने देखा रात भर की जगी सलोनी टेबल में बैठकर दीवार पर अपना सिर टिकाकर सोने की कोशिश कर रही थी। रेणुका को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। क्या सही था और क्या गलत था, वो ये बात अच्छे से समझ गई थी। रंग से बड़ा गुण होता है, ये बात अब उसकी समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस पार्ट को लाइक कर दे, और इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में, जो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो बने रहिए कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और मुस्कुराते रहे।